एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एक संकल्प में स्वागत है। और आप सब मेरे साथ भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने कुछ अधिकार को लेके समझने का प्रयास किया था। अधिकार होते क्या हैं, यह आवश्यक क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, और अधिकारों की विकास यात्रा भी हमने देखी थी, विकास क्रम देखा था कि कैसे-कैसे अधिकार अलग-अलग खंडवार हमने बताया कैसे-कैसे विकसित हुए हैं और अधिकार का क्यों ज़रूरी है। और जो संविधान में, भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, ये सब हमने समझने का प्रयास किया था पिछली कक्षा में। एक बार हम थोड़ा-सा ओवरव्यू उसका लेते हुए फिर हम आगे इस जो है बढ़ेंगे। हमने बताया कि अधिकार जो होते हैं, ये व्यक्ति के व्यक्तिगत दावे होते हैं जिनको समाज मान्यता प्रदान कर देता है। और समाज ये भी माँग करता है कि राज्य इसको संरक्षित भी करे, क्योंकि अधिकार को संरक्षण देना ज़रूरी है। यदि मान लीजिए यदि आपके अधिकार जो है कि अ, किसी दूसरे के द्वारा हनन किए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक व्यवस्था का होना ज़रूरी है जो इसको संरक्षण प्रदान करे। जो इसमें उल्लंघन कर रहा है उसको दंड देने का प्रावधान करे। इसीलिए जो है कहा जाता है कि जो अधिकार को राज्य द्वारा संरक्षण भी मिलना चाहिए, ठीक है ना? और राज्य ऐसा करता भी है। तो अब देखेंगे कि यह जो है कि आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में ये अवधारणा बहुत तेज़ी से विकसित हुई है। अधिकार की जो संकल्पना है ये और अधिक विकसित हुई है और मजबूत भी हुई है, ठीक है ना? अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना? अब जैसे कहा जाए समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण का अधिकार है। ये सब अधिकार जो है हमें जब प्रदान किए गए हैं, तो इन अधिकारों की वजह से ही हम जो है कि जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहाँ भी हम पढ़ना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, जो हम करना चाहते हैं, वो हम पूरा कर पाते हैं। और हम एक बेहतर मानव संसाधन के रूप में देश में अपना योगदान दे पा रहे हैं। इसलिए मौलिक अधिकार जो है बहुत ज़रूरी होते हैं और इसमें जीवन का अधिकार भी शामिल है। तो चीज़ें आप जब अधिकार के जो दायरे हैं उनको आप समझते रहेंगे, जैसे ही हम अनुच्छेदवार इसको हम आगे बढ़ेंगे, तो जो शब्दावलियाँ प्रयोग होंगी तो आपके मन में ये भाव आएगा कि नहीं ये चीज़ का मायने क्या है, तो थोड़ा-सा आप समझ पहले रहेंगे अधिकारों के क्रम को, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी समझने में। क्योंकि देखिए पॉलिटी ऐसा विषय है और कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो भी शब्दावलियाँ लिखी हुई हैं, उसके मायने आप समझते हैं तो आपके पकड़ में है फिर। फिर कोई समस्या नहीं है, चाहे प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछे जाएँ, चाहे मुख्य परीक्षा के प्रश्न हों। तो आप जो है समझते रहेंगे, अधिकार को आपने समझ लिया तो अधिकार संबंधित जो भी चीज़ें प्रश्न पूछी जाएँगी, आप कुछ न कुछ उसपे अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। कि नहीं देखिए इस क्रम में अधिकार की ये बात हो रही है, समानता का अधिकार की बात हो रही है। तो जो है कि जो समानता का अधिकार संबंधी जो भी मुद्दे चल रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, चाहे जो है कि यूनिवर्सिटी में जो आरक्षण का मुद्दा है भाई बैक सीटों का कि भाई कैसे उनको भरा जाए। ये सब चीज़ें आप आए दिन सुनते रहते हैं, कई जगह आरक्षण की माँग भी की जा रही है, सरकार से आंदोलन भी होते रहते हैं। तो ये सब आप देखते हैं, तो ये सब क्यों ज़रूरी है जब आप इन सबको समझेंगे, तो ही बेहतर आपकी पकड़ बन पाएगी। अगर अनुच्छेदवार आप पढ़ते जाइए कि देखिए इस अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है उसको याद कर लीजिए। याद तो आप कर लेंगे, अगर उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ गए, तो आप तो क मतलब उस स्थिति में तो आप प्रश्न को सही कर लेंगे। लेकिन जब थोड़ा-सा उसमें तथ्यात्मक के साथ-साथ थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उसमें जुड़ जाए, कुछ कथन बना दिए जाएँ, उसका रीज़न बना दिया जाए, तो आप यदि समझे नहीं रहेंगे तो फिर उसमें आपको उत्तर देने में कठिनाई होगी। इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें पहले समझ लें, बाकी हम उसी अनुसार आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? तो हमने अ, कई प्रकार के अधिकारों की चर्चा की है, जैसे प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार जो है ये राज्य से पहले से मौजूद हैं और जो है कि ये मानवीय सत्ता से सर्वोच्च माना जाता है, राज्य द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे जीवन का अधिकार है, ठीक है? अब जीवन का अधिकार है, तो आपके जीवन को कौन छीन सकता है? यदि इसलिए कहा जाता है कि जो है कि ये प्रकृति प्रदत्त अधिकार है।
तो और बाकी कुछ कानूनी अधिकार हमने बताए, कानूनी अधिकार हैं जो राज्य प्रदान करता है, राज्य विधि द्वारा संरक्षण भी करता है। ऐसे भी अधिकार हैं, जैसे आप देखेंगे कि विधिक अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को संशोधन के द्वारा। तो वो सब चीज़ें हम इसी खंड में हमको पढ़नी भी हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ जो है कि आप देखेंगे मानवाधिकार से संबंधित मामले आते हैं। तो मानवाधिकार का मतलब यही होता है कि मानव होने के कारण जो हमें प्राप्त अधिकार हैं, जो मानव को मिलने चाहिए, वो उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी क्राइम में या किसी घटना में आप इन्वॉल्व हो और राज्य आपको जेल में डाल देता है, आपके जो है कि तो ऐसी स्थिति में एक मानव होने के नाते जो मूलभूत चीज़ें होनी चाहिए वो आपको वहाँ भी मिलनी चाहिए। रहने के लिए, खाने के लिए मिलनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें में भी दिक्कत हो रही है तो कहा जाएगा मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आपको जो है स्वच्छ पर्यावरण में नहीं रखा जा रहा है। आप ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे आप वहाँ की परिस्थितियों की वजह से ही आपकी मृत्यु हो जा रही है। या कोई किसी की डेथ हो जा रही है। जैसे कहा जाता है कि भई ऐसी जो स्थितियाँ हैं ये मानवाधिकार के उल्लंघन करती हैं। ठीक है ना? तो गरिमामय परिस्थितियाँ होनी चाहिए, चाहे आपका कितना बड़ा भी क्राइम हो, लेकिन परिस्थितियाँ जब तक हैं तो आपको जीने खाने के लिए तो आपको चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए जो है आप देखेंगे न्यायालय भी मानवाधिकार को लेके कई टिप्पणी करता रहता है, जो हमारे पुलिस व्यवस्था है उसमें भी देखिए कई बार ऐसी चीज़ टिप्पणी आती रहती है। इसलिए जो है कि इनको मानवाधिकार के अंतर्गत रखा जाता है। मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है। ह्यूमन और भारत में भी ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया है, ठीक है ना? इसी के संरक्षण के लिए और जो है कि बाकी हमने देखा कि जो है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी होते हैं, जो विकास क्रम में हमने देखा प्रथम चरण में जो है नागरिक और राजनीतिक अधिकार विकसित हुए। जैसे आपको राजनीति का हिस्सा बनने के लिए जो अधिकार मिलते हैं, आपको मत देने का जो अधिकार है, आपको राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है। तो ये सब जो अधिकार आते हैं, इसको राजनीतिक और नागरिक अधिकार के अंतर्गत हम रखते हैं। ये शुरुआत चरण में देखा गया कि पहले जो है इनमें अधिकारों की चर्चा की गई, इनको चरण 1 कहा गया। चरण 2 में जो सामाजिक और आर्थिक अधिकार की बात होने लगी, कि जो है कि इसमें समाज के सभी लोगों के साथ समतापूर्ण व्यवहार किया जाए, ठीक है? सभी के साथ अवसरों की समानता दी जाए, जैसे काम का अधिकार है, भोजन का अधिकार है और रहने का अधिकार है, ये सब चीज़ें लोगों को मिलनी चाहिए। और अगले चरण में सामूहिक अधिकार की बात की गई, जैसे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जैसे एक अ, वर्ग में जो है कि कुछ ऐसे वर्ग समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी संख्या कम है, तो उनके हितों का संरक्षण करने के लिए भी उनको अधिकार दिए जाने चाहिए, तभी उनका संरक्षण हो पाएगा। नहीं बहुसंख्यक जो है अपने विचारों, अपने प्रवृत्तियों को लेकर जो है वो ज़्यादा हावी रहेगा, ऐसे में जो है जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों का संरक्षण नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन लोगों को अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य द्वारा संरक्षण भी दिया जाता है। जैसे महिलाओं के अधिकार हो गए, जैसे समलैंगिकता के अधिकार होंगे, भाई कुछ ऐसे जो है कि कैटेगरी में आते हैं जिनके लिए भाई अलग अधिकार देना ज़रूरी हो जाता है, जिनको इस हम समूह के अधिकार में उनको रख सकते हैं, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो आ जाती हैं जो है समूह के अधिकार में, जैसे शिक्षा का अधिकार है, पशु अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। इत्यादि जो है देखेंगे सब विकास क्रम की यात्रा में से चीज़ें लिख सकते हैं। और प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि अधिकार को लेके, ठीक है ना? कि अधिकार जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, टिप्पणी करें। ठीक है ना? इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है या किसी घटना को लेके अधिकार के दायरे को लेके उसमें प्रश्न बन सकता है। ये सब चीज़ें हैं। हम जो है कि अब आगे बढ़ते हैं। हम भाग 3 की शुरुआत में जो अनुच्छेद 12 से शुरुआत होती है, ठीक है ना? हम आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 12-13 पढ़ेंगे, इसके बाद हम समानता का अधिकार पे चलेंगे, ठीक है ना? तो ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। तो भाग 3 में रखा गया है मौलिक अधिकार को, भाग 4 में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, ठीक है ना? तो आप यहाँ पे 12 से अनुच्छेद 35 तक पढ़ते हैं। हम इसको पढ़ेंगे कैसे? हम यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं।
एक क्रम की कैसे हम चलेंगे आगे, ठीक है ना? बाकी जो चीज़ें समझाने की रहेगी उसपे हम समझते हुए चलेंगे आगे। जैसे देखिए हम अनुच्छेद 12 जो राज्य की परिभाषा दी गई है उसमें पढ़ेंगे कि भाई राज्य की परिभाषा में कौन-कौन आते हैं। अनुच्छेद 13 ये सब पहले हम कवर कर लेंगे। इसके बाद जो अधिकार वाले दायरे हैं जैसे इसमें आप समानता का अधिकार, ठीक है ना? अनुच्छेद 14 से 18, ठीक? इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार, इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 से 24, ठीक है? अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से 28। पाँचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कह सकते हैं। ये है अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक ये हम जो है इस क्रम में चलेंगे। पहले जो है हम अनुच्छेद 12-13 पढ़ने के बाद हम समानता का अधिकार में आएँगे, तो जो भी इसको 2 पार्ट में सभी इसी तरह से पढ़ेंगे हर भाग को, कि जो तथ्यात्मक स्तर की चीज़ें हैं, इसके बाद जो मुख्य परीक्षा के स्तर के मुद्दे हैं, जो चर्चा में चल रहे हैं, उसको कवर करेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद कुछ हम प्रश्न जो है दे देंगे मुख्य परीक्षा के, ये सब भी आप लोग साथ में करते चलेंगे, ठीक है ना? तो ये इस तरह से हमारा क्रम रहेगा, समानता का अधिकार को हम पूरा करने के बाद फिर अगले में चलेंगे, एक-एक लेक्चर में हम ये सबको कवर करेंगे। तो देखिए हम अनुच्छेद 12 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना? अनुच्छेद 12 तो मौलिक अधिकार जो भाग 3 की शुरुआत जो है अनुच्छेद 12 से ही होती है। इसमें बताया गया राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना? तो राज्य की परिभाषा, तो देखिए राज्य किसको कहा जाएगा? संविधान में ये भी बताना ज़रूरी था कि भई हम जो राज्य नामक संकल्पना की बात जो व्यवस्था की हम कर रहे हैं, जो जो है इस लोकतंत्र में सबसे प्रमुख अंग है, तो यदि उसको बताया नहीं जाए भाई कि राज्य किसको कहेंगे, अब तो फिर समस्या रहेगी भई। इसलिए जो है कि संविधान के इस अनुच्छेद में लिख दिया गया कि राज्य के अंतर्गत कौन-कौन चीज़ें आएँगी और समय-समय पे न्यायपालिका भी राज्य के मामले में कुछ न कुछ टिप्पणी करती रहती है, कोई न कोई जजमेंट आता रहता है, ठीक है ना? जैसे एक मामले में न्यायपालिका ने कहा था कि वह निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के तौर पे कार्य कर रही है, वो भी राज्य का अंग मानी जाए। यदि कोई को इस तरह से कन्फ्यूज़न आता है, भई राज्य के हिस्से हैं कि नहीं हम हैं, ठीक है? तब उसमें जो है यदि अस्पष्टता है, अस्पष्टता नहीं है, तो फिर कोर्ट उसमें इन्वॉल्व होके उसको क्लियर करता है कि क्या चीज़ें रहेंगी। 1-2 मामले इसमें हुए हैं। देखिए राज्य के अंतर्गत क्या-क्या आएगा? इसमें देखिए जो भारत सरकार है, वो आएगी और संसद, ठीक है?
ये सब नोट करते चलिए। राज्य की सरकार, और इनका विधानमंडल। ठीक है। और आप देखेंगे सभी स्थानीय, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है ना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है ना। सभी स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है। जैसे इसमें नगर पालिका, ठीक है, पंचायत, जिला बोर्ड। ठीक है ना। जो कुछ न्यास बने होते हैं ये सब भी इत्यादि, ये सब राज्य के अंतर्गत शामिल हैं। ठीक है ना। और अन्य निकाय में जैसे आप देख सकते हैं एलआईसी हो जाएगा। ठीक है। ओएनजीसी हो गया, क्योंकि जिसमें सरकार की हिस्सेदारी अधिक है वो भी सरकारी राज्य के अंतर्गत आएगा। यदि इसमें राज्य की हिस्सेदारी जिसमें कम हो जाएगी तो उसमें जो है कि अभी एनआईसी का मुद्दा चल रहा है कि भाई उसमें हिस्सेदारी घटाई बढ़ाई जा रही है। तो यदि उसमें राज्य की हिस्सेदारी है तो उसको माना जाएगा, क्योंकि एलआईसी बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही है, तो इसको राज्य का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय। वैधानिक और गैर वैधानिक निकाय ये सब इस राज्य की परिभाषा में आएंगे। एक और कंफ्यूजन रहता है कि जो ये न्यायपालिका आती है कि नहीं राज्य की परिभाषा में। तो न्यायपालिका जो है, यदि प्रशासनिक, राज्यपालिका के प्रशासनिक कार्य इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब प्रशासनिक कार्य होता है जो न्यायपालिका का संचालन है, ऐसे लिख सकते हैं। न्यायपालिका का संचालन जो है इसके अंतर्गत आएगा। और न्यायिक कार्य जो है, न्यायपालिका के न्यायिक कार्य राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं। ध्यान रखना चाहिए, अगर ऑप्शन पूछ लेता है तो जो है कि आपको न्यायिक कार्य है तो न्यायिक न्यायिक कार्य जो है नहीं शामिल किया जाएगा। ठीक है ना। देखिए, अब इसमें जो है शामिल इकाइयां जो भी हैं राज्य में, इसमें शामिल इकाइयों के कार्यों में, कार्यों को अदालत में अभी चुनौती दी जा सकती है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। ठीक है। तो जो भी राज्य नामक संस्था बनी है, यदि उसके कार्य जो वो कर रही है यदि उसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो इसमें अदालत हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का संरक्षण की गारंटी जो है न्यायपालिका द्वारा दी गई है, न्यायपालिका ऐसा करेगा। तो इसीलिए जो है कि जैसे मान लीजिए संसद ने कोई कानून बना दिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, हनन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर न्यायपालिका उसके संरक्षण के लिए आ जाएगी। फिर उसे देखेगी, चेक करेगी कि सभी मानकों पे यदि जो है ठीक नहीं लग रहा है तो उसको जो है न्यायपालिका
उसको न्यून कर देगी, उस सीमा तक उसको हटा देगी जिस सीमा तक वह उल्लंघन कर रहा है उस वह कानून। उसी तरह से राज्य विधायिका भी यदि ऐसा करती है, ठीक है, कोई उसने कानून राज्य स्तर पे बना दिए, ठीक है, कि किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दे रही है पर राज्य की पुलिस। तो ऐसी स्थिति में जो है कि लोग न्यायपालिका जा सकते हैं, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए कहा गया है कि राज्य जो भी कार्य कर रहा है, यदि उसमें मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है ना? और एक है न्यायपालिका के अनुसार कोई भी निजी इकाई या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था राज्य की संस्था की तरह कार्य कर रही है, उसे भी राज्य का अंग माना जाएगा। ठीक है ना? वो अनुच्छेद 12 के तहत फर्ज माना जाएगा। तो इसमें ध्यान यही देना है कि कौन-सा जो है कौन-सी चीज़ जो है राज्य के परिभाषा में नहीं आती, वो है न्यायिक कार्य। न्यायपालिका के न्यायिक कार्य जो हैं, वो इसकी परिभाषा में नहीं आते हैं। ठीक है? तो इसमें जो है ये चीज़ें जितनी देखनी थी, ये जो है इसमें ज़्यादा तथ्यात्मक चीज़ें हैं और मुख्य परीक्षा में इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते। ठीक है ना? प्रीलिम्स में इसमें पूछा जा सकता है इसको, कई सारे स्टेटमेंट बना के। अब हम अनुच्छेद 13 में चलते हैं। ठीक है ना? अनुच्छेद 13 है कि मूल अधिकारों मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण मतलब कम करना, अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, वे वाली विधियाँ, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ठीक है ना? और यही अनुच्छेद क्या प्राप्त कर बताता है? यह न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है, जिसको कहते हैं जस्टिस रिव्यू, ठीक है ना? यदि कोई कानून राज्य बना रहा है, संसद बना रही है, यदि वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है, तो उसको उस सीमा तक हम जो है अवैध घोषित कर देंगे, जिस सीमा तक वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसका नाम है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, ये सब चीज़ें अगर आएँगी तो उसमें जस्टिस रिव्यू न्यायिक पुनर्विलोकन जो है न्यायपालिका करेगी। ठीक है ना? तो अब देखिए इसमें जो है कई सारे पार्ट हैं अलग-अलग 13 का 1, 13 की 2। तो जैसे 13 की 1 वाली जो बात संविधान में लिखी गई है, यह जो है संविधान लागू होने से ठीक पहले की बात हो रही है। मतलब 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले या इसको लिख सकते हैं कि संविधान लागू होने से ठीक पहले वाली बात यहाँ की जा रही है। ठीक है ना? तो इसमें कहा गया कि संविधान लागू होने से ठीक पहले भारत में
प्रचलित सभी विधियाँ प्रचलित सभी विधियाँ उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन या असंगत। ठीक है? तो ये लिख दिया गया संविधान में, क्योंकि देखिए संविधान जब लागू हुआ तो उसके पहले जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम चल रहा था, 1935 के एक्ट के कई सारे प्रावधान उसमें लागू थे। तो कहने का मतलब ये था कि अब हम अपना संविधान लागू करने जा रहे हैं, तो जो पहले की विधियां हैं वो कैसे क्या होगा उनका, उसके बारे में तो हमें लिखना पड़ेगा ना। तो यदि कोई विधि, इसीलिए कहा गया ना कि बहुत सारी विधि अभी हम पुराने उस समय की लेके चलते हैं, अभी आज भी बनी हुई है, सीआरपीसी आईपीसी पहले की बनी हुई है, लेकिन वो जो है कि हमने उसी तरह से अपना लिया, उसको हम समय समय पर कुछ संशोधन भी करते रहते हैं, तो चीज़ें चली आ रही हैं। तो इसको जो संविधान लागू होने से ठीक पहले की जो विधियाँ हैं, उसको हमने पूरी तरह समाप्त नहीं किया है। हमने बस ये कहा कि जो है कि यदि जो विधियाँ मौलिक अधिकारों से जिस मात्रा तक असंगत होंगी, वो खत्म हो जाएँगी। ठीक है ना? क्योंकि हो सकता है इसके पहले कुछ ऐसे कानून बने हों जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, जो है कि करते हो, तो उसको उतना उस मात्रा तक उसको अवैध या असंगत घोषित कर दिया जाता है। ठीक है ना? इसीलिए इसमें लिख दिया गया। और 13(2) की बात जो है, ये संविधान लागू होने के बाद से है। संविधान लागू होने के बाद की बात की जा रही है, ठीक है ना? अब इसमें लिखा गया कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है, यदि राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो, क्या हो? मूल अधिकारों से असंगत हो, तो वह विधि उस मात्रा तक जो है कि शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। हमने 13(1) में संविधान लागू होने से पहले की बात में असंगत कर दिया, जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, शून्य कर दिया। और यदि संविधान लागू होने के बाद यदि राज्य ऐसे कोई कानून बनाता है, तो वह उस मात्रा तक जो है कि शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वह कानून मौलिक अधिकारों से असंगत लगता है। तो ये जो है कहा गया, ठीक है ना? तो उसी और इसके बाद में यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से, हम लोग लिखते चलिए, तो वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है ना? तो ये सब जो है एक बार लिखने से भी आपकी आदत बनी रहेगी, तो वो भी रिवीजन भी होता है, साथ में याद भी रहता है। इसलिए लिखने की भी शैली आप लोग विकसित करिए भाई, लिखते रहा करिए। लिख के पढ़ना जो है मेरे अनुसार जो है ज़्यादा सही रहता है, कि आपकी लिखने की शैली भी मजबूत होती है और आपको चीज़ें याद भी होती है, रिवीजन भी होती है। और ज़्यादातर देखते हैं सब कंटेंट जो है आजकल मोबाइल में, लैपटॉप में, सब कुछ पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, तो लोग उसी में पढ़ते रहते हैं और कभी कलम नहीं चलाते, नहीं करते, तो ये थोड़ा-सा
जो है कि बहुत अच्छा चीज़ नहीं माना जाता मेरे अनुसार। तो आप जो है इसको लिखिए। लिखिए, जब शब्द लिखेंगे तो आपके मन में आएगा ना कि हाँ, ये चीज़ क्या है? अगर कहीं शब्द जो लिख रहे हैं वो सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप अगर मिल-जुल के पढ़ते हैं कई लोग ग्रुप समूह में, तो आप ये की कॉपी जो कोई देखेगा, पढ़ेगा, कई सारे उसमें कमियाँ निकाले, भाई ये शब्द आपने गलत लिखा है। जब आप लिखने का स्तर वाले एग्ज़ाम देंगे तो उसमें चीज़ें सुधार में आ जाएँगी, तो आपकी गलतियाँ कम होंगी। इसलिए ज़रूरी होता है। और वैसे भी जो जिनको मेंस नहीं लिखना है, वो भी लिखते रहा करें ताकि उनकी भी चीज़ें याद रहें, ठीक है ना? कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लिखेंगे तो लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 13(3) में क्या कहा गया कि विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है। देखिए, अभी हमने कहा कि राज्य इसमें कोई राज्य कानून बनाता है, इसीलिए अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बता दिया गया ताकि आप अनुच्छेद 13 को समझिए। नहीं तो फिर अब जो है कि राज्य की राज्य अब हो सकता है कोई ऐसी संस्था हो जिसको संविधान में क्लियर ना लिखा हो कि भाई ये राज्य है कि नहीं है। अगर लगता है भाई राज्य नहीं है वो, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी पॉलिसी लागू कर दे, जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो, तब तो ये जो है समस्या हो जाएगी, फिर न्यायपालिका को तय करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए संविधान में क्लियरली मेंशन कर दिया गया तो वो चीज़ें ठीक रहती हैं, फिर न्यायपालिका को उसको जस्टिस रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पुनर्विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती या उसकी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए जो है कि ठीक है रहता है कि जो है कि बर्डन भी कम रहता है न्यायपालिका पे। तो विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 13(3) में। इसमें कहा गया है कि सभी अध्यादेश, ठीक है, आदेश, उपविधि, नियम विनियम, नियम विनियम, अधिसूचना, अधिसूचना आदि विधि में शामिल है। ठीक है? आदि विधि में शामिल है। तो यदि कोई अध्यादेश है जो मौलिक अधिकारों को न्यून कर रहा है और तो उस मात्रा तक वो जो है शून्य माना जाएगा जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार से असंगत है, या कोई नियम है, विनियम है, उपनियम है, अधिसूचना है, ठीक है ना? इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जैसे कई सारे जजमेंट आए हैं, अभी हम देखेंगे कि विधि में रूढ़ि प्रथाएँ हैं, ठीक है? रूढ़ी प्रथाएँ जैसे कोई वही पुरानी परंपरागत चली आ रही हैं, जो कि बहुत ठीक नहीं है आज लोकतांत्रिक समाज में। और कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक आदेश, कार्यपालिका द्वारा प्रशासनिक आदेश, ठीक है ना? ये सब किसी विधि में शामिल नहीं है। अब व्यक्तिगत आदेश भी शामिल नहीं, व्यक्तिगत विधि भी रूढ़िगत जो प्रथाएँ हैं और कार्यपालिका के जो प्रशासनिक आदेश हैं, वो विधि में शामिल नहीं है। जैसे अब मंत्री ने कह दिया कि जो है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को लेटर के थ्रू आप जो है ये कार्य करिए, प्रशासनिक आदेश दे दिया। तो ऐसी स्थिति में जो है उसको ये नहीं कहा जा सकता कि विधि है। तो यदि विधि में शामिल कर लेंगे तो हर कोई कहेगा कि हमें यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, इसका उल्लंघन हो रहा है। विधि तो भी जो है कि समस्या क्रिएट होगी व्यवस्था चलाने में। तो इसलिए लिख दिया गया कि भाई ये सब सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा।
कि जो है ये रूढ़िगत प्रथाएं और प्रशासनिक आदेश विधि में शामिल नहीं है। ठीक है ना। और इसमें लिखा गया अनुच्छेद 13(3) का ए या बी इस तरह से है, या कोई ए भी कह सकते हैं, ए लिख लीजिए। इसमें क्या है, संसद व विधानमंडल संसद व विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून शामिल नहीं है। इसमें कहा गया कि जो संसद या विधानमंडल कानून बनाएंगे वो इसमें शामिल नहीं है विधि में। अब देखिए इसी को लेके अब जो विवाद धीरे धीरे अभी आगे उत्पन्न होंगे, हमें लिख लीजिए तो बताते हैं। 13(3) बी वाले पार्ट में क्या कहा गया कि संविधान लागू होने से पूर्व संविधान लागू होने से पूर्व तिथि से प्रभावी कानून जिसे किसी विधानमंडल या सक्षम अधिकारी ने बनाए हों, भाग 3 के भाग 3 मतलब मौलिक अधिकार, भाग 3 के साथ असंगत होने पर निष्प्रभावी होंगी। ठीक है। 13(3) बी में कहा गया कि जो कहा संविधान लागू होने से पूर्व यदि कोई कानून जिसे विधानमंडल या सक्षम अधिकारी ने बनाया है, यदि वो भाग 3 से असंगत हो रही हैं तो उसको निष्प्रभावी किया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है कि अब विधि को और स्पष्ट करने के लिए एक संसद ने 24वां संविधान संशोधन किया है। ठीक है ना, कि जो है कि तब पहले उसको जान लीजिए फिर विवाद देखते हैं क्या है। 13(4) ठीक है। यह जो है कि 24वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। अब क्यों जोड़ा गया, ठीक है ना। तो यह जो है कि लिखा गया इसमें अनुच्छेद 13, ठीक है, कि कोई भी बात अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन को बताता है के तहत किए गए संविधान संशोधन संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब देखिए इस कथन को समझिए कि जो है कि 368 के तहत जो भी पारित विधि है, ठीक है ना, वो कहा गया कि जो है कि अनुच्छेद 13 में शामिल नहीं है। ठीक है ना, अनुच्छेद 13(2) मतलब यदि संसद कोई संविधान संशोधन करके कोई कानून बना रहा है तो उसको विधि नहीं माना जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विधि जब नहीं माना जाएगा तो इसका मतलब कि जो है कि कोई भी कानून संसद बना दे तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है, तब तो फिर जो अनुच्छेद 13 की भावना है फिर उसको कैसे आप देख पाएंगे फिर।
कि भाई इसमें जो है कि इसका ये की भावना है भाई मूल अधिकारों से असंगत जो है या जो न्यूनकरण वाली चीज़ें हैं उसको हम उस मात्रा तक निष्प्रभावी करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब राज्य ऐसा कानून बना के कह रहा है, संसद कह रहा है कि जो है कि 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगा। हमने संविधान में कोई संशोधन कर दिया। संविधान में मान लीजिए एक संशोधन किया। अब ये क्या कर रहा है कि मूल अधिकारों को न्यून कर रहा है। मूल अधिकारों को न्यून कर रहा है या प्रतिबंध लगा रहा है। ठीक है। संसद का नियम ये कह रहा है, संसद संशोधन में ये लिख दिया गया कि अनुच्छेद 368 के तहत यदि हम कोई कानून बनाते हैं तो वो 13(2) में शामिल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब जब वो विधि नहीं मानी जाएगी, जब विधि नहीं मानी जाएगी तो हम फिर ये कैसे कहेंगे वहां पे अनुच्छेद 13 में जैसे शुरू हमने लिखा, क्या लिखा कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाली विधियां, जब वो विधि है ही नहीं तो ये फिर ये लागू होगा ही नहीं अनुच्छेद 13, समझ रहे हैं ना? अब इसको लेके जो है कि न्यायपालिका और सरकार में विवाद उत्पन्न हुआ। विधायिका और न्यायपालिका में इसको लेके विवाद उत्पन्न हुआ कि संसद तो कोई भी कानून बना देगी तो मौलिक अधिकारों को भी न्यून कर देगी और कहेगी कि ये विधि शामिल नहीं है इसलिए 13(2) का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो इसी को लेके विवाद उत्पन्न हुआ। अब विवाद क्या क्या है, ठीक है, अलग अलग समय में सुप्रीम कोर्ट ने अलग अपने अपने राय दिए हैं, उसको हम एक एक करके इस विवाद को समझते हैं, ठीक है ना? तो इसी को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हुआ। न्यायपालिका में विवाद उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब इसको जो है कि मामला जो है, अब एक शुरुआत में जो संसद ने जो अलग अलग जजमेंट दिए उसको लेकर फिर हम इस स्तर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना? तो जैसे शंकरी प्रसाद का एक मामला आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये मामला 1951 में आया। ठीक है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना, ठीक है, कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन होता है। 368 के अधीन संसद द्वारा संशोधन अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ 13(2) का जिक्र हो रहा है तो 13(2) को एक बार फिर देख लीजिए। 13(2) क्या कह रहा है? 13(2) ये कह रहा है कि संविधान लागू होने के बाद से यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत हो तथा तब वह उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। ठीक है, अब इसी को देखिए, तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट ने इस शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में कहा कि 368 के तहत अधीन संसद कोई संशोधन करती है तो 3(2) में जो विधि प्रयुक्त हुआ है उसकी परिभाषा में शामिल नहीं है, मतलब विधि परिभाषा में जो है कि शामिल नहीं है। इसका मतलब जो है कि अब वो चीज़ें लागू फिर नहीं होंगी कि जो है कि अब अल्पीकरण वाली विधि की गई उस मात्रा तक शून्य होंगी तो लागू नहीं होगा इसका मतलब उसमें। अब देखिए दूसरा वाद आया, ठीक है, इसमें तो अब जो है कि
इसका मतलब शामिल नहीं होगी, केवल साधारण विधि माना, इसको समझ लीजिए एक तरह से, केवल साधारण विधि। देखिए हम ये सबको जो है एक बार आपको मेन जो चीज़ें हैं बता रहे हैं, अगर और चीज़ें इसमें आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे मैं इसमें आपको एक कंटेंट दे देता हूँ, तो जिसको आप पढ़ लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना? और ये मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूँगा, कंटेंट जो है वो विजन आईएएस का है, जैसे मौलिक अधिकार का पूरा खंड है, तो आप उसको जो है इसके साथ-साथ पढ़ते रहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कई चीज़ें उसमें और ऐड हुई हैं, जैसे कि आपको कैसे उत्तर लिखना है, कैसे जो है कि किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, वो सब चीज़ें और बताई गई हैं, उसको आप पढ़ते रहेंगे तो इसी के साथ कवर होता जाएगा, क्योंकि मेरे भी इस मेरे पढ़ने लेक्चर के बाद जब वो सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको उतना बोरिंग नहीं लगेगा, समझ में आएगा कि नई-नई चीज़ें ठीक है, तो इंटरेस्टिंग लगेगी और चीज़ें तो समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ पे जो है कि ये कहा गया, दूसरा वाद आया कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान 1965 का। 1965 में एक मामला आया, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, ठीक है? इसमें जो है कि वही निर्णय दोहराया गया। मतलब जो शंकरी प्रसाद वाद में जो निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 368 के तहत जो भी संसद कर लेगी, संशोधन कर देगी, वो विधि में शामिल नहीं मानी जाएगी। जब विधि में शामिल नहीं मानी जाएगी तो जो भी 13(2) की बातें हैं वो लागू नहीं होगी। ठीक है? कि प्रयुक्त विधि की परिभाषा में शामिल नहीं आएगा। अब देखिए तीसरी बात जो कही जा रही है। तीसरी बात ये है कि तीसरा जो जजमेंट आया है, ये है गोलकनाथ में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। यह 1967 का मामला है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का मत परिवर्तन होगा। अभी जो पिछले 2 जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 368 के तहत जो संसद विधि कानून बनाएगी, वो 13(2) की विधि की परिभाषा में शामिल नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट का मत चेंज हुआ, कहा कि जो है शामिल विधि की परिभाषा में शामिल माना जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बताया? देखिए, यहाँ लिखा कि 13(2) में विधि शब्द जो प्रयोग हुआ है, ठीक है? में सभी विधियाँ शामिल हैं। जब सभी विधियाँ शामिल हैं, तो इसका मतलब संविधान संशोधन 368 के तहत जो होता है, ये भी शामिल है। ठीक है? अब जब देखिए, जब ये विधि में शामिल हो गया, तब परिस्थितियाँ इसके उलट जाएँगी कि अब जब संसद कोई भी कानून बनाएगी, अब वो विधि की परिभाषा में लागू हो जाएगा, विधि की परिभाषा में आ जाएगा। तो अब देखिए हमने जो 13 की मूल बात कही है, जो संविधान में लिखी गई, 13 की मूल बात शुरू में क्या है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण वाली विधियाँ, ठीक है? जब विधि में शामिल हो गया, तो 13(2) की बात कि संविधान लागू होने के बाद से राज्य कोई विधि बनाता है, ठीक है? तो मूल अधिकारों से असंगत हो यदि, तो वो उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही हो। इसका मतलब अब ये विधि की परिभाषा में जब आ गया संविधान संशोधन भी, तो अब जो है कि उस मात्रा तक ये शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो आपका
संसद जो कानून बना रही है उसका उल्लंघन कर रही है। ठीक है ना? तो अब जो है इसको लेके विवाद फिर उठा विधायिका और न्यायपालिका में। ठीक है ना? तो अब देखिए इसमें जो है कि फिर 24वां संविधान संशोधन संसद ने किया। ठीक है? इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत पारित विधि, ठीक है, 13(2) में शामिल नहीं है। फिर इसको उलट दिया। इधर जो है मत सुप्रीम कोर्ट का अलग है, यहाँ पे विधायिका का अलग है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है? तो अब जो है फिर मामला गया पहुंचा। अगला मामला आया केशवानंद भारती मामले में। ठीक है? बड़ी बेंच थी। ठीक है? अब इसमें क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन को वैध माना। वैध माना कि भाई हाँ ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं विधि में शामिल नहीं है, 13(2) शामिल नहीं है, तो हम इस सुप्रीम कोर्ट ने वैध माना। ठीक है ना? लेकिन आधारभूत आधारभूत ढांचे आधारभूत ढांचे की संकल्पना को इसमें बताया कि जो है कि यह आप विधि में शामिल नहीं है, लेकिन आप ऐसी कोई विधि नहीं बनाओगे जो मूल ढांचे को प्रभावित कर रही हो, मूल ढांचे को कमजोर कर रही हो। तो आधारभूत ढांचे के तहत जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिया। ठीक है? कि मूल अधिकार को में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है ना? लेकिन जो मूल ढांचा है वो बना रहना चाहिए। अब लेकिन मूल ढांचे को पूरी तरह परिभाषित नहीं की, मतलब नहीं बताया समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चीजें इसमें आती रहेंगी। तो कई सारी चीजें आज आधारभूत ढांचे के अंतर्गत जो है कि शामिल कर दी गई हैं। निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है, संघीय व्यवस्था। ठीक है ना? और ये सब चीजें बहुत कई सारी चीजें जो है आधारभूत ढांचे में है। अभी आधारभूत ढांचे के सिद्धांत जब हम इस जजमेंट को आगे पढ़ेंगे तो इसमें पूरी चीजें कवर करेंगे। ठीक है ना? तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मत दिया कि भाई आधारभूत ढांचा बना रहना चाहिए। आप 368 के तहत संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों पर संशोधन कर सकते हो, लेकिन अब ये नहीं कर सकते, उसको खत्म कर दीजिए। ठीक है? ऐसी चीज आप नहीं कर सकते क्योंकि मौलिक अधिकार बने रहने चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे जाके फिर कुछ विवाद रुका, लेकिन फिर आगे बढ़ा जो है, फिर संसद ने संशोधन और कर दिए। इसको 42वां संविधान संशोधन। ठीक है? इसमें क्या हुआ? इसमें 2 खंड जोड़े गए। 368 4 व 368 5। ठीक है? ये संविधान संशोधन 368 के तहत किया जाता है, उसमें 2 खंड और जोड़े गए। ठीक है ना? अब यहाँ लिखा गया कि संविधान संशोधन के मामले को न्यायपालिका में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। अभी बड़ा विवाद लेके फिर उत्पन्न हुआ ये। अभी देखिए, जब ये 368 के दोनों खंड में 2 खंड और जोड़ दिए गए, 368 4 और 368 5।
अब जो है इसको लेके भी फिर न्यायपालिका और विधायिका में फिर जो है विवाद जो है बढ़ने लगा। ठीक है। अब देखिए जो है कि इसमें कहा गया कि संशोधन के मामले में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि विधायिका अपने आप को सर्वोच्च मानने लगी कि हम जो है कि हम जो भी संशोधन करना चाहेंगे उसमें न्यायालय में कोई जाए होएगा नहीं, उसको न्यायालय में पूछताछ नहीं हो सकती, प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में फिर मामला जो है कोर्ट में पहुंचना ही था। तो अब जो है कि फिर मामला आया मिनर्वा मिल्स। मिनर्वा मिल्स 1980 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया। ठीक है, असंवैधानिक बताया। देखिए, कुल कहानी ये रही अनुच्छेद 13 को लेके। इसमें कई सारे जो है राज्य और विधायी न्यायपालिका, संसद और विधायिका के को लेकर कई सारे विवाद जो है बने रहे। ठीक है ना? तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 13 ये बताता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण वाली विधियां क्या होंगी, और यही जो अनुच्छेद 13 है न्यायपालिका को जस्टिस रिव्यू प्रदान करता है कि वह जो है मौलिक अधिकारों के मामले में और जो है कि अपनी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। अगर जांच के अधिकार न न्यायपालिका को न रहे तो मौलिक अधिकारों को हनन करने का भी राज्य कानून बना सकता है। ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये बना रहना चाहिए जस्टिस रिव्यू, और इसीलिए बाद में न्यायपालिका ने जो है जस्टिस रिव्यू को भी आधारभूत ढांचा घोषित किया। आधारभूत ढांचा कोई संसद द्वारा कानून बनाने वाली व्यवस्था नहीं बन के बना है। यह जो है न्यायपालिका की अपनी अवधारणा है, अपने जजमेंट के द्वारा विकसित की गई संकल्पना है, और इसमें कई सारी चीज़ें जुड़ती चली आ रही हैं कि मौलिक ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या रहेगा। तो अनुच्छेद 13 ये कहता है जो संविधान लागू होने से पहले की बात है उसकी करता है। यदि कोई कानून यदि संविधान लागू होने से पहले जो है कि प्रचलन में है, तो वो उस मात्रा तक शून्य माने जाएँगे जिस मात्रा तक मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है? वही चीज़ जो है 13(2) में कही गई कि जो है कि संविधान लागू होने के बाद यदि राज्य कोई ऐसा कानून, विधि बनाता है, जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह उस मात्रा तक शून्य माना जाएगा, मतलब नल एंड वॉइड माना जाएगा, जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। तो आप देखिए यहाँ पे हमने जब राज्य की परिभाषा में संसद बता दिया, और संसद ही विधि बनाएगा या राज्य विधानमंडल विधि बनाते हैं। तो जब राज्य विधानमंडल नहीं, संसद विधि बनाएगी, तो यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन की विधि यदि कोई बनाती है, तो वो उसी मात्रा में शून्य कर दी जाएगी जिस मात्रा में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। और 13(3) में विधि का अर्थ स्पष्ट किया गया है कि सभी अध्यादेश जो है, आदेश, विधि, नियम, विनियम, अधिसूचना सभी विधि में शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा कि जो रूढ़ि प्रथाएँ हैं और कार्यपालिका के प्रशासनिक आदेश हैं, वो विधि में शामिल नहीं है। ठीक है ना? कोई भी व्यक्तिगत विधि भी इसमें परिभाषा में विधि की नहीं आती। ठीक है? और 13(3) के 2 खंड जो है कि हैं इसमें कि इसमें संसद और विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून शामिल नहीं है। 13(3) में संविधान लागू होने से पूर्व तिथि से प्रभावी कानून जिसे विधानमंडल या सक्षम अधिकारी ने बनाए हों, भाग 3 के असंगत होने पर निष्प्रभावी होंगे। ठीक है ना? उसे ज़्यादातर ये लिखा कम जाता है और नीचे 13(3) ही उसी तरह देखा जाता है। और इसके बाद 13(4) को लेके जो है कि अब मसला आया जो है कि संविधान संशोधन द्वारा 24वें जोड़ा गया इसे, और कहा गया कि 13(2) की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। अब इसी को लेके जो है विधायिका और न्यायपालिका में विवाद उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न हुआ कि यदि 368 के तहत जो भी संसद कानून बना रही है, यदि 13(2) में की विधि में शामिल नहीं है, तो यदि विधि में शामिल नहीं मानी जा रही है, तो यदि वो न्यून करने वाली यदि मौलिक अधिकार की विधि है, तो फिर कैसे उसको
न्यायपालिका जस्टिस रिव्यू कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो क्योंकि अब जो 13(2) की बात है कि ऐसी विधि जो मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो उस मात्रा तक शून्य हो जाएगी। जब अब जब ये जो संसद जो कानून बना रही है, वो विधि है ही नहीं, फिर ये कैसे माना जाएगा फिर ये, ठीक है ना? क्योंकि देखो राज्य ये प्रयास करता है कि कानून बनाए और ज़्यादा कानून में जो है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका की चीज़ें जो है चीज़ें कम से कम इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो कानून बनाए और वो जो है उसको लागू करे और अपनी व्यवस्था को चलाए। तो लेकिन साथ में जो है कि मौलिक अधिकारों को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे संविधान का प्रमुख भाग है। न्यायपालिका का भी बना रहना ज़रूरी है। ये मतलब इसमें न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी ज़रूरी है, नहीं तो मौलिक अधिकारों का हनन करने में राज्य को देरी नहीं लगेगी। ठीक है ना? बहुत सारे कानून जो है अ, बनाए गए हैं, तार्किक प्रतिबंध तो रहता ही है मौलिक अधिकारों पर, लेकिन ये बिना तार्किक प्रतिबंध के भी लग सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि राज्य भी इससे सचेत रहे कि हम कानून मौलिक अधिकारों का हनन वाला नहीं बना सकते। तो 13(4) की जब बात आई कि कहा गया 13(2) में शामिल नहीं है, 368 के तहत बनाई गई विधि, बनाए गए कानून। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट में मसला गया, तो फिर आगे ये और बढ़ता गया। तो शुरुआत में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है कि विधि में शामिल नहीं है, ठीक है ना? कि जो भी 368 के तहत कानून है, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह बाद में वो पुरानी व्यवस्था ही चलती रही, नहीं ठीक है विधि में शामिल नहीं है, 368 के तहत बनाए गए कानून। लेकिन गोरखनाथ बाद में जब 1967 में मामला आया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत परिवर्तन किया, कहा कि विधि शब्द में सभी विधियां शामिल है, संविधान संशोधन के द्वारा भी विधि शामिल है। अभी तक राज्य संसद ये कहता, संसद द्वारा ये भाई कहा जा रहा था कि नहीं, ये जो चीजें विधि में शामिल नहीं है कानून के माध्यम से, अब विधि में शामिल हो गई, ठीक है? तो अब इसको लेके जो है 24वां संविधान संशोधन आया। अब संसद ने इसको उलट दिया, कहा कि जो है विधि में शामिल नहीं है, ठीक है? अब फिर इसको और स्पष्ट करने के लिए जब केशवानंद भारती मामले में जो बड़ी बेंच बैठी, तो उन्होंने तो इसको वैध माना कि भाई 24वां संविधान संशोधन संसद द्वारा बनाया गया वैध है। लेकिन आप चीज़ें 368 के तहत ऐसे कानून नहीं बना सकते कि जो मौलिक अधिकारों का हम उल्लंघन कर दे, हमारी न्यायिक प्रक्रिया जस्टिस रिव्यू की शक्ति को भी कमज़ोर करे। तो इन्होंने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया कि जो है आप वो बना रहना चाहिए, आप मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। कोई उसमें न्यायपालिका का कोई दखल नहीं रहेगा, ठीक है ना? संशोधन कर सकते हैं। तो अब संसद ने फिर 42वां संविधान संशोधन पारित किया, इसको और इससे जो है कि न्यायपालिका से बिल्कुल हस्तक्षेप हटाने के लिए कहा कि जो है 368 और 4 और 5 खंड 2 खंड जोड़े गए, और फिर कहा गया कि जो भी हम संशोधन करेंगे वो न्यायपालिका में पूछा ही नहीं जाएगा, प्रश्नगत ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये पूरी तरह से जस्टिस रिव्यू के खिलाफ माना गया। न्यायपालिका ने यही कहा भाई ये यदि ऐसी हो जाएगी तो हमारी जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण हम कैसे कर पाएँगे? इसीलिए मिनर्वा मिली जब मामला आया, तो फिर उसने सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों उपखंडों को जो है अब असंवैधानिक बता दिया। वर्तमान में जो अभी भी जो चीज़ें हैं, व्यवस्था उसमें यही है कि जो 24वां संविधान संशोधन था, वो वैध है। लेकिन मतलब राज्य जो है, संसद जो है उसमें 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद को अधिकार है, वो कर सकती है, लेकिन आधारभूत ढांचा बना रहना चाहिए। ये जो है तभी बात बनेगी। और बाकी जो 42वां संविधान संशोधन था, उसमें ये जो 368 को लेके था, तो 368 के दोनों खंडों को 368 4, 368 5 दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बता दिया। तो देखिए ये जो है कि अनुच्छेद 13 को लेके डिबेट थी, ठीक है ना? अब इसमें प्रश्न बन सकते हैं कि भई शंकरी प्रसाद में क्या कहा गया? मिनर्वा मिल्स में क्या कहा गया? सज्जन सिंह वाद में क्या कहा गया? या फिर केशवानंद भारती में क्या कहा गया? तो ऐसे चाहे क्रम बना के मिलान पे भी पूछ सकता है, कथन और कारण बता के पूछ सकता है। जैसे कहते हैं कि भई शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 368 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानून को विधि की परिभाषा में शामिल नहीं किया। कारण जो है, यह जो है कि कारण सही है, कथन सही है, दूसरा देते हुए कथन गलत है।
इस तरह से ये पूछ सकता है। और मान लीजिए कि गोलकनाथ वाद में जो है इसी तरह से पूछ सकता है कि 13(2) की अ, विधि में सभी विधियाँ शामिल हैं, ठीक है? यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो स्टेटमेंट मैचिंग में से पूछ सकता है, बाकी ऐसे भी पूछ सकता है, जो है कथन देके भी पूछ सकता है, इस तरह से। और बाकी यदि विधि को लेके कोई प्रश्न बनता है, तो उसमें जैसे मुख्य परीक्षा में, तो ये सब निर्णय जो आए हैं, इसका आप उसमें ज़िक्र कर सकते हैं। तो बेहतर रहेगा कि यह इसमें जो है आप ज़िक्र कर दीजिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हो गई। तो अब अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में इसी तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अनुच्छेद 12 में बन सकती है परिभाषा को लेके अगर प्रश्न बन जाए, कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है? पहला भारत की संसद, भारत सरकार, दूसरा राज्य की सरकार एवं विधानमंडल, तीसरा दे दे न्यायपालिका के न्यायिक कार्य, चौथा दे दे स्थानीय इकाइयाँ, जैसे विधान नगर पालिका, पंचायत इत्यादि। तो इसमें जो न्यायपालिका के न्यायिक कार्य हैं, वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे, ठीक है ना? इसको यदि कोई निजी इकाई जो बतौर राज्य कार्य कर रही है, राज्य की संस्था के तौर पे, वो भी जो है राज्य का हिस्सा मानी जाएगी। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। उसी तरह से अनुच्छेद 13 को लेके भी प्रश्न जो है कथन कारक में ये सब पूछे जा सकते हैं। तो हमें जो है कि अब अगले पार्ट में अब समानता का अधिकार को पढ़ना है, इसमें डिबेट के मुद्दे ज़्यादा हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना? तो अब अगला जो लेक्चर होगा, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार। वैसे आप जो सब मान लीजिए पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 13 जो भी अनुच्छेद हैं, आपने उसे पढ़ लेते हैं, और कई सारे जो जजमेंट है कोर्ट के, न्यायपालिका के, उसको आप रट लेते हैं। लेकिन ये विवाद क्यों है, क्या है, सब ये जानना चाहिए। और यदि कोई इस तरह से प्रश्न बनता भी है घुमा के, तो कुछ न कुछ आप चीज़ें उसमें लिख पाएँगे। इसे लिखने की हालत में आपको होना चाहिए, आप जो है लिखते रहिए। तो आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा बताइएगा, और कमेंट करिए, लोगों तक पहुँचाइए। मेरे प्रयास में आप थोड़ा-सा सहयोग करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ ले सकें, देख सकें, ठीक है? और कोई यदि लगता है कि इसमें कमी है, तो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर बताएँ, ठीक है ना? तभी बेहतर चीज़ें हो पाती हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप सबके लिए नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।